डियर एस्पायरेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज का जो वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस और उसका लेक्चर 1 है आज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो क्वेश्चंस होंगे देयर विल बी 25 क्वेश्चंस और फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 10 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स के बाद आप चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है और मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न में बताता हूं कि एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस का जो 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स जो रेड लेटर्ड होंगे उनमें कोई एरर होगा और वे जो होंगे वे सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। उनमें किसी न किसी तरह का एक एरर होगा। अगर एरर है तो सही इडियम्स एंड फ्रेज क्या होगा वो ऑप्शन में चुनना है। अगर एरर नहीं है द आंसर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं लेक्चर 1। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ही इज अ थॉरो क्रूक सो कीप हिम आर्म्स लेंथ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। एरर क्या है? He is a thorough crook, so keep him arm's length। जो फ्रेज है वह क्या है? एट आर्म्स लेंथ होता है। एट आर्म्स लेंथ होता है। तो यहां पर एट शायद मिसप्रिंट हुआ है और फिर क्या होगा? एट आर्म्स लेंथ। आपका सही ऑप्शन बी है। इसका मतलब होता है टू कीप एट अ डिस्टेंस, दूर ही रखना। इसका मतलब होता है टू कीप एट अ डिस्टेंस, यानी दूर रखना, अपने से किसी को दूर रखना, बिकॉज जस्ट बिकॉज ही इज ए क्रूक। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यू विल गेट 10 सेकेंड्स। Ram and Shyam are with daggers drawn। आपका सही जो ऑप्शन होगा वह होगा at daggers drawn। सही फ्रेज है at daggers drawn। इसका मतलब होता है to be enemies। to be enemies। Ram and Shyam are at daggers drawn over a small piece of land। राम और श्याम जमीन के एक छोटे से टुकड़े पे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। सो सही ऑप्शन है आपका सी। ए, बी और डी हो गया एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 3 है। Time is over. All but sundry were full of praise for whom। आपका सही ऑप्शन है all and sundry। all at the sundry कोई इडियम नहीं होता है। all with sundry भी कोई इडियम नहीं होता है। जो इडियम होता है all and sundry। सही ऑप्शन आपका बी है। इसका मतलब क्या होता है? एवरीथिंग, सब कुछ, कोई भी अपवाद नहीं है, नो एक्सेप्शन। सो ऑल एंड सन्ड्री वर फुल ऑफ प्रेज फॉर हिम। क्वेश्चन नंबर 4 है। आपका टाइम शुरू होता है अब। He was at his wit end when he heard of the income tax raid on his farm। सही ऑप्शन है at his wits end। सही ऑप्शन ये होता है।
जो इडियम है वो क्या है? एट वंस विट्स एंड, ये सही इडियम है। वंस की जगह पे हमने क्या डाल दिया? हमने हिज डाल दिया और विट में एपोस्ट्रोफी यूज होगा। इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। कंफ्यूज्ड यानी पता नहीं है, कंफ्यूज हूं, पता नहीं है क्या करूं। टू बी एट वंस विट्स एंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, I am helping her out of kindness and I have no particular axe to crush। आपका सही ऑप्शन है axe to grind। इडियम है to have an axe to grind। इसका मतलब होता है to have a selfish purpose, to have a selfish purpose, to have an axe to grind। So this is the correct option। knife to cut, no improvement, सारा हो गया eliminate। क्वेश्चन नंबर 6 है, in a writer's room the books always remain at 6 and 7, at 9 and 10, at 1 and 2, at 6 and 7। सही ऑप्शन है at 6 and 7। ये कोई इडियम होता ही नहीं है, सी भी कोई इडियम नहीं होता है, एंड at 6 and 7 भी कोई इडियम नहीं होता है। सो जो इडियम होता है वो होता है at 6 and 7, जिसका मतलब होता है disorderly manner, in a disordered manner, in a disordered manner, in a disordered manner। यानी राइटर के रूम में जो बुक्स होते हैं चारों तरफ फैले हुए होते हैं, यानी इन अ डिसऑर्डर्ड मैनर होता है, इन अ डिसऑर्डरली मैनर होता है। इट मीन्स द बुक्स ऑलवेज रिमेन एट 6 and 7। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया एंड पाकिस्तान वर एट लॉगरहेड। लॉगरहेड, टू बी एट लॉगरहेड होता ही नहीं है, ये कोई इडियम नहीं होता। क्या होता है? टू बी एट लॉगर हेड्स होता है। इसका मतलब क्या होता है? टू बी एनिमीज। इसको फटाफट नोट करते रहिए। टू बी एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है टू बी एनिमीज, टू बी एट वॉर, या टू बी एट वॉर। यानी इंडिया एंड पाकिस्तान वर एट लॉगर हेड्स, इंडिया एंड पाकिस्तान वर एट वॉर ओवर द कश्मीर इशू 3 times। So your correct option is at loggerheads। This is the correct option। क्वेश्चन नंबर 8 है, at the time of accident I was at loss to understand what to do। My dear student, at loss कोई भी इडियम या फ्रेज नहीं होता है। क्या होता है? एट अ लॉस होता है, इन लॉस भी नहीं होता है, विथ लॉस भी नहीं होता है, नो इंप्रूवमेंट का सवाल ही नहीं है। क्या होता है? एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब क्या होता है? टू बी पजल्ड, यानी नॉट नोइंग व्हाट टू डू, पता नहीं है क्या करना है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, एट ए लॉस होता है। करेक्ट इडियम इज एट अ लॉस। एट लॉस कोई इडियम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, the alpha and bravo of Gandhi's life was truth and
नॉन वायलेंस। अल्फा एंड ब्रेवो कोई इडियम नहीं होता है। अल्फा विथ ओमेगा भी नहीं होता है। अल्फा एंड बेटा भी नहीं होता है। अल्फा एंड ओमेगा एक इडियम है। इसका मतलब क्या होता है? शुरू से अंत तक, द बिगिनिंग एंड द एंड। दिस इज द मीनिंग ऑफ द इडियम अल्फा एंड ओमेगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम कब का ओवर हो गया? फटाफट आंसर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। सिंस द इंटरव्यू वॉज इन हिंदी, द कैंडिडेट्स फ्रॉम केरला वर कंप्लीटली एट द सी। एट द सी, एट द सी जैसा कोई इडियम होता ही नहीं है। क्या होता है? एट सी होता है। करेक्ट इडियम इज एट सी। इन द सी कोई इडियम नहीं है। ऑन द सी कोई भी इडियम नहीं है। इडियम है एट सी, एट अ सी, एट द सी। यानी इडियम और फ्रेज है, उसमें हम अपने तरफ से कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ग्रामेटिकली वो सही है, गलत है, जैसा भी है उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। सो यहां पर एट सी है। एट सी का मतलब क्या होता है? पजल्ड, टू बी पजल्ड। या फिर क्या होता है? कंफ्यूज्ड। क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कंफ्यूज्ड या बुरी तरह से लॉस्ट। So since the interview was in Hindi, the candidates from Kerala were completely confused. यानी they were not in a position to decide what to do because the interview was in Hindi. Question number 11 है, टाइम खत्म होता है आपका। He thought he would not be able to sit for the exam, but his hall ticket arrived in the nick at time. My dear students, in the nick at time होता ही नहीं है। in the nick of time होता है। कहां पर है in the nick of time? ये C है, in the nick of time। This is the correct phrase। A कोई फ्रेज नहीं होता है, B भी कोई इडियम या फ्रेज नहीं होता है। so correct idiom is in the nick of time। in the nick of time का मतलब होता है just at the last moment। इसको दूसरा जो इडियम है एट द 11th आवर भी बोलते हैं। यानी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, इन द निक ऑफ टाइम या एट द 11th आवर। योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, यू गेट 10 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स। The escaped terrorist is still large। is still large, large कोई भी इडियम नहीं होता, कोई फ्रेज नहीं है। इन लार्ज भी कोई फ्रेज नहीं, एलिमिनेट करते हैं। इन लार्ज कोई फ्रेज नहीं है, फ्रेज है एट लार्ज। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग यानी फरार। इसका हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। इसका यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंस में, यानी वह व्यक्ति जो फ्री है, वह व्यक्ति जो कन्फाइन नहीं है, कैद में नहीं है, वह फ्री है, आज़ाद है, उसको हम बोलते हैं एट लार्ज। लेकिन इसका यूज हमेशा हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। सो द एस्केप्ड टेररिस्ट इज स्टिल एट लार्ज। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओके, एडवर्सिटी इज द एसिड फोरटेस्ट ऑफ अ मैन्स करेज। एडवर्सिटी इज द एसिड फोरटेस्ट, कोई भी इडियम या ऐसा कोई इडियम होता ही नहीं। एसिड ऑफ टेस्ट भी नहीं होता है, एसिडिटी ऑफ टेस्ट भी नहीं होता है। क्या होता है? एन एसिड टेस्ट होता है। सो यहां पर द मिसप्रिंट है। क्या होगा? एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिसिसिव।
या फिर हम बोल सकते हैं क्रिटिकल, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं निर्णायक। निर्णायक मतलब डिसीसिव, डिसीसिव मतलब एसिड टेस्ट। तो क्या होगा, एडवर्सिटी इज एन एसिड टेस्ट ऑफ ए मैन्स करेज। क्वेश्चन नंबर है 14 सामने, 10 सेकेंड्स यू गेट। My friend has too many irons in fire. Too many irons in fire जैसा इडियम तो होता है, बट यह गलत है। फिर सही क्या होगा, too many irons in the fire होता है, सारे एलिमिनेट हो गए दोनों। too many irons in the fire, in the fire यानी कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रीपोजिशन किसी भी इडियम से फ्रेज में छोड़ना नहीं है। उनका बहुत वैल्यू है, इसलिए उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। यहां पर है टू मेनी आयरन्स इन फायर नहीं होगा, इन द फायर होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, और इसका मतलब होता है टू बी इंगेज्ड इन मेनी इंटरप्राइजेस। टू बी इंगेज्ड इन मेनी एंटरप्राइजेस यानी बहुत सारे काम धंधे में एक साथ लग जाना। इट मीन्स टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। क्वेश्चन नंबर 15 यू गेट 10 सेकेंड्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीट अ हैस्टी रिट्रीट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सी हो गया, बीट एन अर्ली रिट्रीट नहीं होता है, बीट अ रिट्रीट भी नहीं होता है। ऐसा कोई भी इडियम नहीं है। जो इडियम है वह है बीट अ हैस्टी रिट्रीट, जो यहां पर नहीं है, इसीलिए सेंटेंस है गलत। अब इसका मतलब होता है टू गो अवे क्विकली, जल्दी चला जाना, जल्दी भाग जाना। इसका मीनिंग होता है टू गो अवे क्विकली। क्वेश्चन नंबर 16 है, योर टाइम इज ओवर। ही रियली मिस्ड द बोट व्हेन ही टर्न डाउन एन ऑफर ऑफ जॉब इन द गल्फ। मिस, टू मिस द बस बोट मतलब टू मिस द बोट। यह एक इडियम है, यानी यह बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर खो देना। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर खो देना। सो देर इज नो इम्प्रूवमेंट, यानी सारे हो गए एलिमिनेट। यानी ए बी सी तीनों में से कोई भी इडियम है ही नहीं। जो इडियम है वह है टू मिस द बोट। इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर खो देना। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। योर टाइम इज ओवर। आई मस्ट स्टिक टू माई न्यू अपॉइंटमेंट बिकॉज आई हैव बर्न्ट माई शिप बाई रिजाइनिंग द प्रीवियस वन। I must stick to my new appointment because I have burnt my ship. Burnt my ship. There is nothing like that. There is no phrase like burnt my ship. क्या होगा? To burn one's boat. यानी क्या होगा? सही ऑप्शन ये होगा I must stick to my new appointment because I have burnt my boat by resigning the previous one. सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी तीनों हो गया एलिमिनेट। इसका मतलब होता है टू टेक अ डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन लेना जो बदला नहीं जा सकता। टू टेक अ डिसीजन विच कैनॉट बी चेंज्ड।
क्वेश्चन नंबर 18 है, यू विल ruin योर लाइफ एज यू आर बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड, यू गेट 10 seconds. आप में से काफी लोगों ने आंसर किया है और काफी लोगों का सही है, काफी लोगों का गलत है. यू विल ruin योर लाइफ एज यू आर बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स. बोथ का मतलब दो होता है, तो दो के लिए हम एंड्स यूज करेंगे. तो क्या होगा, कैंडल एट बोथ एंड्स, एट बोथ द एंड्स. यानी सही ऑप्शन क्या है, कैंडल एट बोथ द एंड्स. कैंडल एट बोथ द एंड्स या बोथ एंड्स, बोथ एंड्स होगा. यानी आपका सही ऑप्शन बी है. इसका मतलब क्या होता है, पानी की तरह पैसे बहाना. पानी की तरह पैसे बहाना यानी टू बी स्पेंड थ्रिफ्ट. टू बी स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. You will burn your hands if you refuse to obey the orders of your boss. सबसे पहली बात है बर्न हैंड होता ही नहीं है. देयर इज नो फ्रेज लाइक बर्न योर हैंड्स. क्या होता है, फिंगर. बर्न योर फिंगर. सही ऑप्शन आपका फिंगर. इंज्योर योर हैंड्स कोई इडियम नहीं है. सी भी ऐसा कोई इडियम नहीं है. नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं. सो आपका सही ऑप्शन बी है. नहीं, बर्न योर फिंगर. सो टू बर्न वंस फिंगर्स, इसका मतलब क्या होता है, टू लूज समथिंग. ड्यू टू फुलिश बिहेवियर. फुलिश बिहेवियर, बदतमीजी, गलत बिहेवियर, गलत कंडक्ट की वजह से कुछ खो देना, उसको बोलते हैं टू बर्न वंस fingers. So you will burn your fingers if you refuse to obey the orders of your boss. Now let's move to question number 20. Question number 20 है, even though she did badly in the exam, she is hoping against desire that she will pass. होपिंग अगेंस्ट डिजायर जैसा कोई भी इडियम नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, टू होप अगेंस्ट होप. होपिंग अगेंस्ट द होप. होपिंग अगेंस्ट द होप यानी सही इडियम है होपिंग अगेंस्ट होप. यहां पर द नहीं आएगा. सही ऑप्शन है आपका बी. होपिंग अगेंस्ट द एबिस नहीं है, गलत है. होपिंग अगेंस्ट ऑल, ये भी गलत है. नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा. सही ऑप्शन है बी. अब इसका मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू होपिंग यानी उम्मीद जारी रखना. अगर सिचुएशन एडवर्स है तो भी, इवन ड्यूरिंग एडवर्स सिचुएशन. अगर एडवर्स सिचुएशन है यानी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद भी उम्मीद बरकरार रखना, उसको बोलते हैं होपिंग अगेंस्ट द होप. टू होप अगेंस्ट द होप. क्लियर? सो योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू गेट 10 seconds. He has the habit of always hitting below the waist. Hitting below the waist जैसा कोई भी इडियम नहीं होता है. Hitting above the waist भी नहीं होता है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन और डी तो होगा नहीं. यानी जो इडियम है वह है टू हिट बिलो द बेल्ट.
इसका मतलब क्या होता है? गलत काम, गलत तरीका, अनफेयर एक्ट, अनफेयर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Those who build houses in the air hardly achieve anything worthwhile. Build houses in the air नहीं होता है, क्या होता है? Build castles in the air. Build castles in the air. C is the correct option. Build castles in the heaven भी नहीं होता है, build houses in the heaven भी नहीं होता है, no improvement नहीं होगा, यानी your correct option is C, यानी ख्वाब देखना, ख्याली पुलाव पकाना। सो टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में इसको हम मीनिंग लिखते हैं, टू मेक इमेजिनरी प्लान्स। ऐसा प्लान बनाना जो काल्पनिक हो, यानी रियलिटी से उसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। क्वेश्चन नंबर 23, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ केम टू अस लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द रेड। लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द रेड बिल्कुल भी नहीं होता है, क्या होता है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू तो होता है, सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बिल्कुल सही है। बोल्ट फ्रॉम द पिंक नहीं होगा, बी। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लैक भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। योर करेक्ट ऑप्शन इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मीनिंग क्या होता है? इसकी मीनिंग होता है दूर दूर तक कोई भी उम्मीद नहीं किए हुए होना, यानी अनएक्सपेक्टेड। आप किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रहे हैं और एकाएक हो जाता है, कोई भी निगेटिव चीज आपके साथ, कोई दुर्घटना घट जाती है, कुछ भी हो जाता है आपके साथ। इट इज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। सो द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ केम टू अस लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। ब्रेक आइस नहीं होता है, चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ने के लिए हम ब्रेक आइस नहीं बल्कि ब्रेक द आइस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेक द स्नो, ग्राउंड द स्नो नहीं होता है बल्कि ब्रेक द आइस होता है। चूंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए हम क्या यूज करेंगे? ब्रोक द आइस। यानी यहां पर जो द आर्टिकल यूज किया गया है फ्रेज में, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो इडियम का मीनिंग ही गलत हो जाएगा। सो उसे नज़रअंदाज हमें नहीं करना है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए, ब्रोक द आइस। इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, द एम ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज टू पास एन एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय क्रूक। ओके, योर टाइम इज ओवर नाउ। नाउ बाय हुक और बाय क्रूक यह एक इडियम है, बिल्कुल सही यूज किया गया है यहाँ पर, इसलिए सबको करते हैं एलिमिनेट। विथ हुड और क्रूक गलत, बाय द हुक और बाय द क्रूक गलत, विथ हुक एंड क्रूक यह भी गलत है, यानी नो इम्प्रूवमेंट आपका सही ऑप्शन है। अब बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह से, बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स मतलब फेयर और फॉल, फेयर और फॉल, यानी किसी भी तरीके से, चाहे वह गलत तरीके से हो या सही तरीके से हो, उसके लिए हम जो इडियम यूज करते हैं वो यूज करते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इसी का पार्ट 2 होगा। सो लेक्चर 1 का जो सेशन था विच वॉज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और इसके साथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के साथ साथ
आपका वोकैब भी बिल्डअप होगा और ऐसा ही ट्यूटोरियल मैं तैयार करके निरंतर लाता रहूँगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।